हम तो ऐसी गद्दारी करते थे। यार ये वो मंगवाए है ना इसका लगा ना सर आपका लेट क्लास हो रही है। अरे आज थोड़ा लेट हो कोई दिक्कत नहीं है जल्दी ही छोड़ेंगे सर। जल्दी नहीं छोड़ेंगे तुम टेंशन ना लो नहीं भाई टाइम पे छोड़ना तो किस क्या टाइम है नहीं छोड़ेंगे पूरे 1.5 घंटे की क्लास रहेगी ये तो क्यों सही है यार ये वाला सब्जेक्ट तो इनको पूरा 1.5 घंटे की रहेगी। हाँ तो उससे क्या यदि लेट आप तो जल्दी करवा देना सर। वीडियो चालू है स्पीड बढ़वा रहे हैं। नहीं वीडियो चालू है सर जी आप पढ़ाते रहना बाकी बच्चे छुट्टी कर देना। हाँ बिल्कुल देखो हमारा भैया छोटा सा अभी से मात्र उम्र 8-9 साल हुई है। मैंने यही पढ़ना अभी इतने बड़े से तैयारी के लिए कहां से चलो तुम बताओ कहाँ तक करा देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियान अलाउद्दीन खिलजी के अभियान हो गए अभियान स्टार्ट बताए थे हेडिंग डालो जी अच्छा देखो अलाउद्दीन खिलजी ने वैसे बहुत सारे अभियान किए थे लेकिन इसके 2 अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं ठीक है तो उन 2 अभियानों के बारे में बात करते हैं डालो पहला अभियान डालो गुजरात का अभियान हेडिंग डालो गुजरात का अभियान गुजरात का अभियान हेडिंग डाल दो डाल दिया चलो देखो नया टॉपिक है। गुजरात का अभियान हेडिंग डाल दो अरे अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में बात करेंगे ना आपने एक के अभियान मुझे है ही नहीं बताया था। हाँ अलाउद्दीन खिलजी ही तो है एक और कोई थोड़ी है इसकी डिटेल निकालिए। तो डालो हेडिंग गुजरात का अभियान डाल दिया हेडिंग चलो पहले समझेंगे समझ ध्यान दोगे इधर देखो जो अलाउद्दीन खिलजी था जी अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान किया था 1298-99 कब करता है ये 1298 या 99 में ठीक है इस समय ये करेगा कौन सा अभियान गुजरात का अभियान गुजरात का अभियान और इस अभियान में जब गुजरात के जो शासक होंगे गुजरात के शासक का नाम होगा कर्ण बघेला ये गुजरात के शासक होंगे ठीक है अब देखो इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जाएंगे ठीक है और सेनापति में कौन कौन सेनापति होंगे तो एक सेनापति होगा नुसरत खां कौन होगा नुसरत खां एक होगा नुसरत खां और एक होगा कौन मलिक काफूर कौन होगा मलिक काफूर एक तो नुसरत खां को भेजेगा किसे भेजेगा नुसरत खां को और दूसरा कौन होगा मलिक काफूर कौन होगा मलिक काफूर ठीक है देखो ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति होंगे कौन होंगे ये दोनों सेनापति होंगे और ये बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी के लिए संपूर्ण उत्तर भारत और संपूर्ण दक्षिण भारत को जीत लिया था इन्हीं 2 सेनापतियों ने समझ गए तो मलिक काफूर और नुसरत खां को भेजा जाएगा ठीक है इस अभियान में क्या होगा ये कर्ण बघेला को कर देंगे पराजित कर्ण बघेला को क्या कर देंगे पराजित कर देंगे ठीक है अब देखो कर्ण बघेला की पत्नी होंगी एक ठीक है कौन होगी पत्नी और पत्नी का नाम क्या होगा कमला देवी पत्नी का नाम क्या होगा कमला देवी ठीक है और एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा देवल देवी क्या नाम होगा देवल देवी ठीक है तो कर्ण बघेला को पराजित होने के बाद अपनी पुत्री इनकी जो पुत्री होगी देवल देवी कौन होगी पुत्री देवल देवी के साथ ये तो हो जाएंगे फरार भाग जाएंगे यहाँ से ठीक है गुजरात से और इनकी पत्नी को नुसरत खां और ये दोनों लोग पकड़ के अपने साथ ले जाएंगे और उसे किसे सौंप देंगे अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देंगे ठीक है और अलाउद्दीन खिलजी
जो इसकी पत्नी थी कमला देवी, कौन थी? कमला देवी। कमला देवी। इस कमला देवी का विवाह कर देगा अपने पुत्र से, जिसका नाम क्या था? खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां से विवाह कर देगा ये। ठीक है, चलो लिखो, बोले देखो, ये अभियान 1298-99 ईस्वी में, ये अभियान 1298-99 ईस्वी में, 1298-99 ईस्वी में गुजरात के शासक कर्ण बघेला के विरुद्ध था। गुजरात के शासक कर्ण बघेला के विरुद्ध था। कर्ण बघेला के विरुद्ध था। इस अभियान पर नुसरत खां, ये वाला नाम देखो, नुसरत खां को भेजा गया था। नुसरत खां को भेजा गया था। नुसरत खां को भेजा गया था। पराजित होने के पश्चात कर्ण बघेला अपनी पुत्री के साथ, देखो, पराजित होने के पश्चात कर्ण बघेला अपनी पुत्री के साथ गुजरात से भाग गए तथा नुसरत खां ने ये लिखा है, नुसरत खां ने इनकी पत्नी कमला देवी को, नुसरत खां ने इनकी पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। इनकी पत्नी कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। 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 एके ने कमला देवी का विवाह, देखो, एके ने, अलाउद्दीन खिलजी तो था, के कमाल कर दिया है बिल्कुल यार। कल से कल आई नहीं थी तुम? नहीं आई थी, मुझे तो लगा था आई थी। तुम भी नहीं आई थी? हाँ, तभी शांति थी क्लास में, तभी शांति थी क्लास में। निकल गई ये इनकी बात कर रहा हूँ ना। चलो देखो, कमला देवी का क्या लिखा? कमला देवी का विवाह, कमला देवी का विवाह अपने पुत्र खिज्र खां से कर लिया। अपने पुत्र खिज्र खां से कर दिया। खिज्र खां से कर दिया। खिज्र खां से कर दिया। तो देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक नुसरत खां और एक मलिक काफूर। ठीक है, तो ध्यान दो, ये जो मलिक काफूर था, इस मलिक काफूर को इतिहास में 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 1000 दीनारी। 1000 दीनारी क्यों कहा जाता है पता है? इसे बताओ। क्योंकि ये जो नुसरत खां था, इस नुसरत खां ने ही इसे गुजरात से खरीदा था 1000 दीनार में। गुलाम था ये। कौन था? गुलाम। तो नुसरत खां इसे 1000 दीनार में गुजरात से खरीद कर लाया था और इसे अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया था। भाई, नुसरत खां गुजरात से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि बहुत 7 फीट का जवान, लंबा चौड़ा व्यक्ति, बहुत हष्ट-पुष्ट था। नुसरत खां को ये ठीक लगा। नुसरत खां ने इसे खरीद लिया और खरीदने के बाद किसे दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। इसीलिए मलिक काफूर को इतिहास में 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। पहले सर जी जो है मतलब मनुष्य की भी तस्करी होती थी एक तरीके अरे से। और क्या यार, गुलामों को खरीदा बेचा जाता था। ठीक है, कौन नियंत्रण था? जो
जो मलिक होते थे, जमींदार होते थे, अमीर लोग होते थे, वो गुलामों को पालते थे, ठीक है, और बाद में उन्हें गुलामों का एक बाजार लगता था, उसमें जाके बेच देते थे। जैसे बकरा बकरी पालते हाँ, ऐसे ही समझ लो, वो जानवरों की तरह, ठीक है। चलो देखो नई लाइन से लिखना। नुसरत खान ने तेरे बस की मलिक काफूर को, नुसरत खान ने मलिक काफूर को, नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में, नुसरत खान ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में, 1000 दीनार में गुजरात से खरीदा था, गुजरात से खरीदा था। इसीलिए इसे इतिहास में, इसीलिए इसे इतिहास में 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है, 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसे 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है। 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डालो अगला हेडिंग, चित्तौड़ या मेवाड़ का अभियान, चित्तौड़ या मेवाड़ का अभियान, चलती है वो कहानी। चित्तौड़ या मेवाड़ का अभियान, चित्तौड़ या मेवाड़ का अभियान, चित्तौड़ या मेवाड़ का अभियान। कहीं कहीं चित्तौड़ भी लिखा हुआ होगा, कहीं मेवाड़ लिखा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, ठीक है। अभियान, चित्तौड़ या मेवाड़ का अभियान। अब समझ लो, देखो ये अभियान कब हुआ था। देखो इस अभियान की जानकारी जो है, जल्दी आ जाओ, कहाँ घूम रहे तुम लोग? सर ने बुला लिया था। कौन से सर? बीके सर। सर नहीं पढ़ते तुम लोग? हाँ। अच्छा चलो बढ़िया। उनका पार्टनर आ गया था, बुक लेने के लिए। तो तुम लोग फीस ना देते हो? चलो देखो, आप बात बंद करो, इधर ध्यान दोगे। देखो दो पुस्तकें हैं, एक मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत पुस्तक है, जिसकी मलिक मोहम्मद जायसी, नाम सुना होगा तुमने, ठीक है। जायस उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। और एक लेखक और है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। तो ये दूसरे लेखक हैं, ठीक है। अमीर खुसरो भी यूपी में ही जन्मे थे, मलिक मोहम्मद जायसी भी यूपी में ही जन्मे थे, ठीक है। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह, ठीक है। ये इस पे लगेगी, मत रख लो, खजाइन उल फतूह। ये दो पुस्तकों से इस चित्तौड़ या मेवाड़ के अभियान की जानकारी मिलती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो ये जो अभियान था, ये हुआ था 1303 ईस्वी में। कब हुआ था? 1303 ईस्वी में ये अभियान होगा। और इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जाएगा। स्वयं कौन जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, स्वयं अलाउद्दीन खिलजी जाएगा इस अभियान पर, ठीक है। इस अभियान का कारण क्या था समझो। ऐसा हुआ था, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो की जो पुस्तक थी खजाइन उल फतूह, इस पुस्तक को पढ़ रहा था वो एक दिन, ठीक है, बैठा हुआ खाली था, तो बैठा हुआ एक दिन इस पुस्तक को पढ़ रहा था। उसने जब पुस्तक पढ़ी तो उसने पुस्तक में जो था, इन दोनों पुस्तकों में मेवाड़ के शासक थे राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह। और इनकी जो पत्नी थी राणा रतन सिंह की, राणा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। और पत्नी का नाम क्या था? पद्मिनी, पद्मिनी या पद्मावती मिलता है, क्या मिलता है? पद्मावती, पद्मिनी या पद्मावती, ठीक है। ये राणा रतन सिंह की पत्नी थी।
तो इन पुस्तकों में रानी पद्मावती की सुंदरता का उल्लेख किया गया है, ठीक है, खूबसूरत थी ये बहुत, सुंदरता और उनके कौशलता। हाँ मतलब सभी चीज ठीक है का उल्लेख मिलता है। मतलब रानी पद्मिनी या पद्मावती ये बहुत ही सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। अब अलाउद्दीन खिलजी तुम्हें पता है एक निरंकुश प्रवृत्ति का शासक था, मैंने तुम्हें बताया था, कल ही बताया था। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी ने जब रानी पद्मावती के बारे में इस पुस्तक में पढ़ा तो इसमें इन दोनों ने, क्योंकि ये लेखक हैं और ये जो लेखक होते हैं, लेखक क्या करते हैं, कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के उसे बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं ताकि वो कहानी पसंद आए लोगों को, पढ़ें लोग उसे ध्यान से, ठीक है, यही तो करते हैं। तो इसमें रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया गया था, मतलब उनके एक एक अंग का वर्णन ऐसे किया गया था जैसे सजीव तरीके से किया गया हो, बिल्कुल सामने हो, इस तरह से लिखा गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे इस पुस्तक को पढ़ा तो उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि अब मैं क्या करूंगा, ये रानी पद्मावती को, मतलब रानी पद्मावती को देखना है मुझे जरूर, ठीक है। जब किसी व्यक्ति ने इतना सुंदर लिखा है तो वो वास्तव में स्त्री कितनी सुंदर होगी, तो उसके रानी पद्मावती को पाने की चाह बढ़ गई उसके मन में, ठीक है। अब इसी उद्देश्य से ये क्या करेगा, ये बोल देगा कि चलो अब किसका अभियान करेंगे, मेवाड़ का अभियान, और कोई कारण नहीं था मेवाड़ के अभियान का, ठीक है। बस रानी पद्मावती की सुंदरता पे वो मुग्ध हो गया, उसने सोचा कि अब क्या करूंगा मैं, इस रानी पद्मावती को मुझे देखना ही है हर हाल में। तो यहाँ से अब ये मेवाड़ जाएगा, ठीक है, 1303 ईस्वी में। अब मेवाड़ जाके क्या करेगा, अभियान करेगा, ठीक है। इस अभियान में क्या होगा, देखो जैसे ही ये पहुंचेगा मेवाड़, तो मेवाड़ में चित्तौड़ का किला है, ठीक है, और वो किला बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। तुम्हें पता है किले जो होते थे, मैंने बताया था, पशुओं से रक्षा के लिए, बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए, बहुत सारी चीज़ों से रक्षा के लिए तो बनाए जाते थे किले। तो ये जो किला था, इस किले की दीवारें बहुत ऊंची थी। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा तो अलाउद्दीन खिलजी ने किले के अंदर पैगाम भिजवाया कि ऐसा करो, मैं यहाँ पे तुमसे युद्ध लड़ने नहीं आया हूँ, तो मुझे रानी पद्मावती को सौंप दो, मैं बिना युद्ध लड़े चला जाऊंगा, ठीक है। तो अंदर से जवाब आया, राणा रतन सिंह ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उन्होंने क्या किया, किले के गेट को बंद कर दिया, समझ गए, किले को गेट को बंद कर दिया। फिर इसने फिर से भिजवाया संदेश कि मतलब चलो अगर तुम देना नहीं चाहते तो खाली दिखा दो, मैं देख कर वापस चला जाऊंगा, समझ गए। तो राणा रतन सिंह इस पे भी तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कौन थे, राजपूत थे नहीं थे, और राजपूत भी उस समय बहुत शक्तिशाली थे। राजपूत अपनी आन बान शान पर मरते थे, कोई अपनी पत्नी का को कैसे किसी को सौंप सकता है, तो वो बहुत कायर होगा ना, है नहीं, ये तो गलत होगा। तो राणा रतन सिंह ने कहा कि ये कुछ भी नहीं हो सकता, किले के गेट को बंद कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाल दिया। पहले किले के गेट को तोड़ने की कोशिश की गई, गेट नहीं टूटा, बहुत मजबूत होते थे। फिर दीवारों पर चढ़ के अंदर जाने की का प्रयास किया गया, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची थी, ना दीवारें टूटी और ना सैनिक दीवारों के पार जा सके, समझ गए। तो अलाउद्दीन खिलजी तुम्हें पता बहुत ही जिद्दी व्यक्ति था, उसने कहा कि जब यहाँ आया हूँ तो मैं हर हाल में रानी पद्मावती को लेकर ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने किले का घेरा डाल दिया, इसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, गेट बंद रखो, तुम कभी ना कभी तो बाहर आओगे, जब तुम्हारा राशन पानी खत्म होगा तब तो बाहर निकलोगे, तब गेट खोलोगे। तो ऐसे करके किले का घेरा डाल दिया। अब जाके अगले लगभग 6 महीने तक घेरा डाले रहा है, ठीक है। 6 महीने बाद कहीं जाके गेट खुला, गेट खुला तो यहाँ पर अब क्या होगा, लड़ाई होगी, युद्ध होगा, ठीक है। राणा रतन सिंह और इधर अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध होगा। युद्ध में राणा रतन सिंह के 2 सेनापति थे, तुमने नाम सुना होगा, गोरा और बादल, सुना? गोरा और बादल, ये दोनों कौन थे, ये राणा रतन सिंह के सेनापति थे, ठीक है। ये दोनों भी बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ, इस युद्ध में ये अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है और ये गोरा बादल भी मारे जाते हैं, और ये तुम्हारा ये जो कौन होता है, मलिक काफूर भी मारा जाता है इस युद्ध में, ठीक है। हालांकि अंततः अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है इस युद्ध में, ठीक है। विजय होने के पश्चात जब राणा रतन सिंह को तो ये हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, तो इनकी जो रानी होती हैं पद्मावती, वो 16,000 स्त्रियों के साथ में क्या कर लेती हैं, अग्नि जौहर कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं?
16,000 उस किले में 16,000 स्त्रियां थी। अब तुम समझ लो कितना बड़ा किला होगा। तुम्हें ये लग रहा है कि इस स्कूल के बराबर मान लो, ऐसा नहीं था। वो कम से कम बीघों एकड़ों में उसमें एक आध गांव बस जाएगा पूरा। कितने बड़े तो उनके कमरे थे, समझ गए? बहुत बड़ा एरिया को कवर करके बनाया जाता था किला। तो समझ लो रानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ में क्या कर लिया? जल अग्नि जौहर कर लिया। क्या कर लिया? अग्नि जौहर कर लिया। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को देखने को नहीं मिल पाई थी रानी पद्मावती। समझ गए? अब तुमने इस पे एक फिल्म बनी हुई होगी, देखी होगी पद्मावत। उसमें वो फर्जी दिखाया, सब झूठ दिखाया कि वो पानी में से दिखा रहा है, शीशे में दिखा रहा है, ये सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं। वो अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को नहीं देख पाया था। एक स्त्री को देखने के लिए बताओ उसने क्या किया? इतना बड़ा युद्ध लड़ा। था नहीं था बेवकूफ। मैंने बताया ये निरंकुश प्रवृत्ति का था, इसके दिमाग में जो आ जाता था ये वही करता था। समझ गए? चलो लिखो। चमन था सदी बोले देखो, ये अभियान मेवाड़ के शासक, ऐसी जीत क्या फायदा? ये अभियान मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह के विरुद्ध, राणा रतन सिंह के विरुद्ध, ये अभियान मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह के विरुद्ध 1303 ईस्वी में किया गया था। 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 इस अभियान का उद्देश्य रानी पद्मिनी या पद्मावती को पाना था। इस अभियान का उद्देश्य रानी पद्मिनी या पद्मावती को पाना था। रानी पद्मिनी या पद्मावती को पाना था। रानी पद्मिनी या पद्मावती को पाना था। पाना था। इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था। इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था। इस अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था। स्वयं गया था। लिख लिया? इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई। अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई तथा राणा रतन सिंह युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारे गए तथा किसकी एक की विजय हुई तथा राणा रतन सिंह युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारे गए। सभी ने धोखे से मारा था, उसमें दिखाया था मूवी में, वो गलत था। अरे सब फर्जी यार। राजा ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आमने सामने की लड़ाइयाँ होती हैं। धोखे से कैसे मार दोगे? वहाँ पे सेनाएं लड़ रही हैं तो धोखे से धोखा थोड़ी होता है वहाँ पे। ठीक है, मैं देखो ध्यान दो, ये जो फिल्में वगैरह सीरियल वगैरह होते हैं तो ये बात को बढ़ा चढ़ा के इनमें दिखाया जाता है ताकि लोग इन्हें पसंद करें। तभी तो तुमने देखा होगा जब ये स्टार्ट होते हैं तो स्टार्ट होने से पहले उस पर एक संदेश छप के आता है कि इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इसके पात्र और इसकी सभी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं। ऐसे लिख के आता है, ध्यान से पढ़ना। तो वो इसलिए आता है ताकि लोग उस पर क्लेम ना कर दें, कोई एलिगेशन ना लगा दें कि तुम यार इसमें झूठ दिखा रहे हो। पहले ही लिख देते हैं कि इसमें सब केवल रोचक तथ्यों को रखा गया है, रोचक बनाने के लिए उसमें झूठ भी बोला जाता है, इसीलिए वो सब उसमें आधी बातें बड़ा चढ़ा के कही जाती है। ठीक है, बड़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। वो सत्य से उसका कोई मतलब नहीं, सत्यता से उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे कोई गलत काम होता है तो वहाँ पे लिखा होता है ऐसा करने की कोशिश भी ना करे। हाँ, जैसे शराब का विज्ञापन होगा तो वहीं पे ले आओ, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। ठीक है, इसके पीने से कैंसर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, ऐसा विज्ञापन लिख के दे देते हैं लोग, लिख देते हैं कोने में, और विज्ञापन चल रहा होता है। क्यों? सिगरेट का, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला सबके विज्ञापन चलते हैं।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। कहाँ तक लिख लिया? मैं था कि नहीं मारे गए। मारे गए। अरे तो ठीक है, लिखिए बता। तथा इनके सेनापति गोरा बादल भी लड़ते हुए मारे गए। इनके सेनापति गोरा बादल भी लड़ते हुए मारे गए। अरे गोरा और बादल ये बहुत शक्तिशाली थे, बताते हैं ये 10,000 सेना के लिए अकेले ही काफी थे। ये आला वो चलता नहीं है तुम्हारा वो। अरे कटप्पा नहीं होता बाहुबली में ऐसे ही करा। हाँ ऐसे ही समझ लो। अरे नहीं, वो इनकी वो कथा चलती है भाई, प्रचलित है, वो गा के सुनाई जाती है। हाँ चलती तो वो उसमें हाँ सुन लेना, तुम आला, यूट्यूब पे देख आला, लेना। आला। हाँ गोरे बादल की कथा है। हाँ बिल्कुल यूट्यूब पे मिलेगी, वो गा के सुनाता है इनके बारे में, कहती है लगा सुनेंगे। गा के सुनाता है इनके बारे में बहुत अच्छे से, ठीक है। किसमें? अरे यूट्यूब पे इनका नाम बोलना और आला सुन लेना, इनकी आला आला के नाम से होती है वो। सदी से प्योर मॉडर्न है। अरे संदीप वो वाला। ऐसा नहीं है। हाँ, आला ही होता है यार, पहले आला ढोला बोलते हैं, ढोला आला बोलते सर जी। आला या ढोला बोलते हैं क्यों? उसमें गा के सुनाया जाता है, वीरता का उल्लेख किया जाता है गाकर, ठीक है। आला या ढोला बोलते हैं उसे, क्यों? ऐसे ही बोलते हैं, देख लेना यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। गोरा बादल की। सही है, अच्छा लिख लिया। अब लिखो, रानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ, रानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ अग्नि जौहर कर लिया। रानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ अग्नि जौहर कर लिया। अग्नि जौहर कर लिया। अग्नि जौहर कर लिया, लिख लिया। अग्नि जौहर कर लिया। अब नई लाइन से लिखो, लिखो। इस अभियान की जानकारी, इस अभियान की जानकारी, इस अभियान की जानकारी मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत और मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत और अमीर खुसरो की पुस्तक, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत और अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह से मिलती है। खजाइन उल फतूह से मिलती है, सामने लिखा हुआ है, देख लेना। खजाइन उल फतूह से मिलती है। खजाइन उल फतूह से मिलती है, मिलती है, देख लिया। खजाइन उल फतूह से मिलती है। कोई गाना बता रहा सर। क्या हुआ? अल्लाह बता रहे हैं इनके लिए कुछ बता रहे, कह रहे अलाउद्दीन नहीं खिलजी सर। को होगा। अरे किताब कौन सी पढ़ रहा था? ये खजाइन उल फतूह पहले लिखी गई है, ये वाली अमीर खुसरो इनसे भी पहले थे, ठीक है। मैंने बताया अमीर खुसरो, इससे पहले देखो मैं शहजादा मोहम्मद जो पढ़ाया था मैंने, ध्यान दो इधर है। अमीर खुसरो जो थे बलबन के ही तो बेटे थे शहजादा मोहम्मद, जिसको शहीद कर जिसकी हत्या कर दी गई थी। तो बलबन के दरबार में ही तो थे अमीर खुसरो, उसके बेटे के दरबार में थे। अमीर हसन थे और गजल गायक थे, और अमीर खुसरो ये दोनों बलबन के दरबार में रहते थे, ठीक है। बलबन के दरबार से फिर ये कहाँ आ गए? ये आ गए फिरोज के दरबार में, फिरोज से फिर ये अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी में भी सर किताब कौन सी पढ़ा था? अरे ये खजाइन उल फतूह, ये वाली किताब पहले, उल्लेख भी उसी में मिलता है। हाँ, बिल्कुल इसमें पूरी ये रानी पद्मावती का उल्लेख है, ठीक है। इससे ही फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में और ये पद्मावत लिखी है, ठीक ये है। घटना घटित होने के बाद फिर और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी बाद में 1540 में। तुम भी खजाने में फंसे बोल दो भाई। फिर ध्यान कहीं अरे मैं बता तो रहा हूँ, देखो ध्यान दो, देखो बहुत गहराई से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो यार ये सिलेबस समाप्त नहीं होगा। नहीं मैं तुम्हें सब चीज विस्तार से एक एक चीज बता सकता हूँ, लेकिन यार उसमें समय बहुत बर्बाद होगा, क्लास बाद में एक कर दी है। हैं? उसी किताब में
अरे मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान दो, समझो बात समझो। अमीर खुसरो को जानते हो? ये अमीर खुसरो बलबन का जो बेटा था शहजादा मोहम्मद, तुम आए थे नहीं आए थे उस दिन? शहजादा मोहम्मद के बारे में पढ़ा था? तो बलबन पहले था या अलाउद्दीन खिलजी पहले? अलाउद्दीन खिलजी पहले, बलबन पहले था। गुलाम वंश में था बलबन, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, ठीक है। तो बलबन के बेटे के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो। जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई, बलबन का भी साम्राज्य छिन गया, तो ये आ गए खिलजी वंश के शासनकाल में, खिलजियों के दरबार में रहने लगे। और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहते थे, समझ गए? तो इन्होंने पुस्तक ऐसा थोड़ी पुस्तक पहले लिख दी थी, वो तो बाद में ये पढ़ रहा था अलाउद्दीन खिलजी कि लाओ अमीर खुसरो तुमने कौन सी पुस्तक लिखी है, दिखाओ पढ़ेंगे, ये था तो पढ़ रहा था ये। पर सर ये क्वेश्चन है यहाँ पे, जब अमीर खुसरो इसके दरबार में था तो इसे पद्मावती के बारे में कैसे पता चला? वहाँ की चीजें क्यों लिख रहे थे? अरे यार वो मतलब वो पहले जानते हो वो समकालीन थे भाई। राजस्थान में चित्तौड़ मेवाड़ पड़ता है यार। तुम बताओ, अभी तुम्हें पूरे भारत का पता होगा किस राज्य में कौन, कहाँ पे कौन सी जगह है, कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कहाँ का मुख्यमंत्री कौन है। ऐसे ये भी तो जानकारी रखते थे, ये तो लेखक थे, पत्रकार समझ लो कौन जानते हैं नहीं। तो भाई इस समय जब अलाउद्दीन खिलजी शासन कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के शासन से पहले ही मेवाड़ में राजपूतों का शासन था भाई। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ये सब थे तो इसी पीढ़ी से, इन्हीं के संबंधी तो थे सब, उन्हीं की पीढ़ियां चली आ रही थी। तो राणा रतन सिंह आ गए अगले, तो यानी कि राणा रतन सिंह के ही समय में ये अमीर खुसरो भी था। आया समझ? सर इन्होंने पद्मावती को देखा होगा फिर? बिल्कुल देखा उसने, तभी तो उसने वर्णन किया। भाई ये लोग घूमते रहते थे दूसरे राज्यों में, भ्रमण करते नहीं करते थे। पद्मावती इतनी सुंदर थी क्या? और खूबसूरत सी बताते हैं, ठीक है। तो फिर अब लेखक कुछ बड़ा चढ़ा के भी लिखते हैं। खूबसूरत थी। अगर सर बढ़ाते चढ़ाते नहीं तो फिर वो अपने बाद में जोधा, जोधा जोधा के बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं अभी? अभी नहीं पढ़ा है मध्यकालीन। अच्छा अभी मध्यकालीन ही तो पढ़ रहे हैं, अकबर नहीं पढ़ा है। अभी आएगा सर जी, अभी हाँ तो अगले बताएंगे ना उसके बारे में। जोधा नहीं, उसका नाम हरकाबाई था वास्तविक नाम, ठीक है। जोधा तो जहांगीर की पत्नी थी। तभी तो उसके साथ किया जाता जोधा को। सब चलो जोधाबाई किसकी पत्नी थी पता चला? अकबर की पत्नी का नाम हरकाबाई या हीर कुंवर मिलता है, ठीक है, इतिहास में। तो जोधा किसकी हीर कुंवर राजा मान सिंह की बुआ थी, भगवान दास की बहन थी हरकाबाई। उसे जोधाबाई सीरियल में बना दिया गया, वो जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी। मैंने बोला सीरियल में झूठ दिखाया जाता है, ठीक है। इतना बड़ा झूठ हमें इतिहास के नाम पे सही है सर जी, वही है आप जो बता रहे हो सही है। क्या होता है? जोधाबाई नाम से मशहूर मुगल महारानी असल में सम्राट अकबर की पत्नी थी, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उनका असली नाम हरकाबाई हीर कुंवर या हरकाबाई था अकबर की पत्नी का नाम, ठीक है, जिससे जोधाबाई के नाम से तुम जानते हो। वास्तव में जोधाबाई जो थी वो जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। अगले पढ़ाऊंगा मैं सब, तुम्हें पढ़ाऊंगा। जोधाबाई तो अकबर की पत्नी थी ही नहीं, ये क्लियर है बिल्कुल। जाओ हाँ तो हरकाबाई थी, हरकाबाई राजा भारमल की बेटी थी और राजा भारमल ही तो थे। आप कंटिन्यू करिए, वरना ये चक्कर में अरे इसके बारे में हम बात करेंगे ना, अभी अगले ये पढ़ाएंगे तो बता देंगे तो सारे जहांगीर की पत्नी का नाम जोधाबाई था, सब बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन ना लो, आराम से पढ़ो, देख जाइए। चलो डालो हेडिंग एक की स्थापत्य कला। एक की स्थापत्य कला, अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला डालो। नंबर 1 हेडिंग डालो अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा इसी में का दूसरा है। अलाउद्दीन खिलजी की स्थापत्य कला लिखवा रहा हूँ अब। अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा हेडिंग डालो। अलाई दरवाजा उसके दक्षिण में बना हुआ है। ये जो अलाई दरवाजा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और ये दिल्ली में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? दिल्ली में। सफेद संगमरमर के पत्थर व लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया है, ठीक है।
दो पत्थरों का यूज हुआ है, एक सफेद संगमरमर के पत्थर और लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है। देखो इस दरवाजे का निर्माण, जैसे ये पूरनपुर का गेट बना हुआ है, इसलिए समझ लो बस गेट है। ये क्या है? गेट है। अभी आए होगे तुम मंडा चौराहे पे, तुमने गेट देखा, पूर्ण नगर पालिका लिखा हुआ है, ऐसे ही बस दरवाजा है। ठीक है, तो स्तंभ लेकिन वो खड़े चौखट किए। है, दरवाजा नहीं है खाली। हाँ, तो ये यही दरवाजे ही होते हैं, इंडिया गेट, गेट है समझ लो। ठीक है नहीं? देखो क्या बोला था, इस दरवाजे का इस निर्माण दरवाजे का निर्माण 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में दिल्ली में दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सफेद संगमरमर के पत्थर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सफेद संगमरमर के पत्थर व लाल बलुआ पत्थर से कराया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के व लाल बलुआ पत्थर से कराया गया है। लाल बलुआ पत्थर से कराया गया है। संगमरमर का पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से कराया गया है। संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, दोनों का मिक्स है ये। ठीक है, बना हुआ लिख लिया। अगला हेडिंग डाल दो, जमैयत खाना मस्जिद। इधर देख के डालना, जमैयत खाना मस्जिद। नंबर 2। हाँ, जमैयत खाना मस्जिद, ये डालो अभी अगली इमारत। ये कहाँ? जमैयत खाना मस्जिद, ये भी दिल्ली में। देखो इसका पुत्र था खिजर खां। कौन था? खिजर खां। तो ये दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। किसकी दरगाह है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के निकट ये इसके पुत्र खिजर खां ने बनवाई है। किसने बनवाई है? खिजर खां ने। 1313 ईस्वी। वो कितने? ये 1313। ठीक है, लिखो। इस मस्जिद का निर्माण, इस मस्जिद का निर्माण 1313 ईस्वी में, 1313 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र, पेपर चल रहा है क्या यहाँ? अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां ने निजामुद्दीन औलिया, इधर देख के लिख लेना, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के निकट कराया है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के निकट कराया है। सर इजी भी होता। ये बहुत बुरे नाम है इसमें। निजामुद्दीन औलिया की नाम बुरे नहीं, वो फारसी भाषा के हैं, इसलिए तुम्हें तुर्की और फारसी भाषा के नामों का यूज हो रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहे हैं। उन्हें हमारी भाषा नहीं समझ आती, उनको नहीं लगता और ये क्या है, क्यों? तो हर भाषा का वो तो भाषा है ना। निजाम पता है किसे बोलते हैं? शासक को, राजा को बोलते हैं हिंदी में। निजाम राजा या शासक को बोलते हैं। अरे यहाँ से नहीं, हमने सीख लेंगे थोड़ी सी। चलो लिख लिया। निजामुद्दीन औलिया ये एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। ठीक है, इनकी दरगाह बनी हुई है कहाँ पर? सूफी संत कैसे होते हैं? अरे जैसे तुम्हारे मतलब हिंदू धर्म में क्या होते हैं, साधु संत होते हैं, ये वाले नहीं जो हर जगह घूम रहे हैं गली गली, ये वाले साधु संत नहीं, जो बहुत पहुंचे हुए हैं, अच्छे हैं, जिनके बारे में जैसे प्रेमानंद समझ लो, ऐसे तो सब्जी तो ऐसे ही ये इस इस्लाम धर्म में भी साधु संत होते हैं, वही सूफी संत कहलाते हैं। ठीक है, अरे ये दिल्ली में इनका मजार बना हुआ है, इनके नाम से एक एक्सप्रेस भी चलती है, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। सुनी नहीं सुनी? सर नाम सुना है। हाँ, निजामुद्दीन एक्सप्रेस चलती है, तो इन्हीं की स्मृति में तो चलाई गई। चलो लिख लिया। और एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी चलती है, गरीब नवाज एक्सप्रेस। सुना नहीं सुना? अब तुमने सफर नहीं किया है ना ट्रेनों से ज्यादा, तो तुम्हें पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन चलती है।
सर बता भी दूं तो मुझे कौन सा याद रख लिया। नहीं, ये जब ये आने जाने लगेंगी बाहर, जैसे दिल्ली मेरठ पेपर वगैरह देने जाएंगी तो इन्हें सारा सब कुछ जानकारी हो जाएगा। कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं, कौन कौन सी नहीं चलती हैं, क्यों सब जानकारी हो जाएगी। अभी ये घर से निकली नहीं है ना, अब जब निकलना स्टार्ट करेंगी तो सब पता चल जाएगा। हाँ, तो वो सभी को अभी भाई स्टार्टिंग में कोई जब जरूरत पड़ती तो किसी को ज्यादा जानकारी ऐसा भी होता ना, एक इंसान जहाँ हुआ था ना वो बोलता तुम बहुत गई हो, मतलब बहुत घमंड हो जाता है उसे कि ना हम ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, जब जरूरत होती तो इंसान हर जगह जाता है, जरूरत के साथ। चलो टाइम बर्बाद मत करो, लिखो अगला हेड ना हो जल्दी। हजारा खंभा महल, हजारा खंभा महल, हजारा खंभा महल। जी सर। अब देखो ये जो महल है ये भी दिल्ली में बना हुआ है। देखो इसमें पिलर बनाए गए, लगभग बहुत सारे पिलर हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया हजारा खंभा महल, 1000 खंभों वाला महल। समझ गए? चलो लिखो, बात बंद करो, लिखो जल्दी। देखो इसका निर्माण 1311 ईस्वी में, इसका निर्माण 1311 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। 1311 ईस्वी में दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। इसमें अधिक स्तंभों का प्रयोग किया गया है, जिस कारण इसे हजारा खंभा महल कहा जाता है। अधिक स्तंभों का प्रयोग किया गया है, अधिक स्तंभों का प्रयोग किया गया है, जिस कारण इसे हजारा खंभा महल कहा जाता है, हजारा खंभा महल कहा जाता है। हजारा खंभा महल कहा जाता है। डालो मृत्यु एवं मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर समाप्त हो गया। मृत्यु एवं मकबरा है भी डाल दो। हाँ, मृत्यु एवं मकबरा, मृत्यु एवं मकबरा। चलिए अभी हम वही नहीं लिख पाएंगे। सभी एक और भी तो शायद उन्होंने कोई वो करवाया था जिसकी नींव में 1000 सिर रखे थे कटवा के। अरे बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, लेकिन ये पेपर में आती है। जैसे इसमें देखो सीरी का किला बनवाया था, सीरी का किला, उसमें सीरी का किला 1303 ईस्वी में बनवाया था। सीरी का किला, उसमें जो नॉन मुस्लिम जो उनके सिर कटवा के रखवाए। आप चलो फिलहाल वो इतना है, ये 3 इमारतें पेपर में आती हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवा दिए। ठीक है, चलो अगले बात बंद करो। मृत्यु देखो, ध्यान दो इधर। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, और किस कारण हुई, बात बंद करो। देखो इधर, अरे इधर देखो यार, छोड़ो इधर ध्यान। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। पूछा जाए किस कारण से हुई, तो एक रोग होता है जलोदर रोग। जो कि यकृत में हो जाता है। जलोदर रोग जानते हो कौन क्या होता है जलोदर रोग? जो सर्दी बताओ, तुम बताओ प्राची, नहीं पता, बीमारी के बारे में नहीं पता तुम। सर थोड़ा वैसे बताइए। जलोदर से जी पीलिया टाइप का हो जाता है। पेट में पानी भरना, अच्छा, फेफड़ों में नहीं, पेट में। पेट में जैसे तो बॉडी, वैसे तो हम पानी पीते हैं हमारी आंतों के अंदर जाता है वो, ठीक है, लेकिन ये रोग ऐसा है, इसमें जो हमारे ऑर्गन्स हैं अंदर के, उनके अलावा पेट में पानी पैदा होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है ऑर्गन्स, तभी वो पेट बढ़ने लगता है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसे बोलते हैं, अरे पेट में पानी भरना बोलते हैं ऐसे। इंग्लिश में अंग्रेजी में देख लेना, मुझे अंग्रेजी में ध्यान नहीं क्या है। ठीक है, अरे सर जी कुछ भी बता दो, वाटर मिलिंग। चलो देखो, ये 1316 ईस्वी में, 1316 ईस्वी में, 1316 ईस्वी में हेडिंग डाल दो, मृत्यु एवं मकबरा डैश करके देखो। 1316 ईस्वी में जलोदर रोग के कारण, जलोदर रोग के कारण, गूगल पे सर्च करके देख लेना, सब पता चल जाएगा जलोदर रोग क्या होता है। ठीक है,
अपने आप भी जागरूक बनो ना, थोड़ी चीजें अपने आप भी सर्च किया करो ना, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। जैसे तुम्हें लग रहा है कि इस शब्द का मुझे अर्थ नहीं पता, तो तुरंत सर्च करो तो नॉलेज बढ़ेगी। गूगल का भरोसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, अधिकतर चीजें सही होती हैं। क्या लिखा? जलोदर रोग के कारण हो गई। इसका मकबरा दिल्ली के महरौली में, इसका मकबरा दिल्ली के महरौली में कुतुब कॉम्प्लेक्स के निकट बनवाया गया। दिल्ली के महरौली में कुतुब कॉम्प्लेक्स के निकट बनवाया गया। इंग्लिश में लिख रहे थे। दिल्ली के महरौली में कुतुब कॉम्प्लेक्स के चलिए निकट तो लिख बनवाया दिया गया। था। कुतुब कॉम्प्लेक्स के निकट बनवाया गया। कुतुब कॉम्प्लेक्स के निकट बनवाया गया। तो हल कर दिया है लोगों ने। चलिए कुतुब कॉम्प्लेक्स के निकट बनवाया गया। सही नहीं है सर, देखो। हाँ सही है, ठीक है, लिख लिया। चलो डालो अगला हेडिंग, मुबारक खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। ऑपरेशन की था। हाँ, अरे खिलजी वंश खत्म हो जाएगा ना अब। 1320 तक ही तो चला था खिलजी वंश, क्यों? तो अंतिम शासक है मुबारक शाह खिलजी। पागल था। मुबारक तो तुमने सुना होगा, नहीं सर जी, वो तो गाने में। क्यों? मुबारक सर जी। मुबारकबाद दी जाती नहीं दी जाती, जैसे अभी नववर्ष आया था तो नया साल मुबारक को बोलते नहीं बोलते हैं लोग, ठीक है, मुबारक खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, ये बात सुन करो, ध्यान दो इधर। मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। 1316 से 1320। यार ये बोर्ड बहुत बेकार है, इस पर आप लिखने तक का मन नहीं, लिखता बहुत है, तभी मैं कम लिखता हूँ, वो बताता जाता हूँ इसीलिए, ठीक है। वहाँ बोर्ड अच्छा था, उस पर लिखते हुए अच्छा लगता था, क्यों? बड़ा बोर्ड था। सर जी इसे और इसे थोड़ा सा इधर सटाए तो फिर जो नहीं सर हिलता भी नहीं था, यहाँ पे हिल भी रहा है। हाँ दूर से सर दिखता भी नहीं है। दूर से दिखाई नहीं देता। नहीं सर, तभी तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान दो, कोई भी वीकनेस होगा तो यहाँ पे बैठे तो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था मुबारक शाह खिलजी। पूरा नाम था इसका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात 1316 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। समझ गए? सर इससे पहले भी तो एक बैठा था कोई, रसूलुद्दीन। अरे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, यही है, ठीक है। हाँ थोड़े समय के लिए बैठा था, हाँ लेकिन ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, उससे नहीं बनता है, ठीक है, इसीलिए नहीं बताया उसके बारे में। चलो देखो, देखो ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। देखो ये वाला चैप्टर डाल दो और लिखो ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। ये मुबारक खिलजी का ये अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। इसका पूरा नाम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। कुतुबुद्दीन, इधर देख के ले लेना, मुबारक खिलजी था। मुबारक खिलजी था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। देख लिया?
1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अब ध्यान दोगे इधर, अब जैसे ये गद्दी पर बैठ गया तो उसके बाद देखो क्या हुआ, इसने क्या किया, देवगिरी में एक शासक थे जिनका नाम था हरपाल देव। क्या नाम था? हरपाल देव। तो देवगिरी के शासक हरपाल देव को ये पराजित करेगा सबसे पहले, ठीक है। पराजित करने के बाद ये क्या करेगा, गुजरात पर आक्रमण करेगा। गुजरात का एक हिंदू व्यक्ति था, गुजरात का एक हिंदू व्यक्ति था, उसे ये क्या करेगा, इस्लाम धर्म स्वीकार कराएगा और उसका नाम रखेगा खुसरो शाह। क्या नाम रखेगा? खुसरो शाह। क्या नाम रखेगा? खुसरो शाह। खुसरो शाह। और ये खुसरो शाह नाम रख के इस व्यक्ति को क्या करेगा, अपना वजीर नियुक्त करेगा। क्या बनाएगा? वजीर। क्या बनाएगा? इसे वजीर बनाएगा, ठीक है। तो वजीर होता है सेनापति या प्रधानमंत्री बोलते थे उस समय, ठीक है। वजीर सेनापति या प्रधानमंत्री बोलते थे वजीर को ही, ठीक है। तो खुसरो शाह को ये क्या बना देगा, अपना वजीर बना देगा। अब देखो ये व्यक्ति जो था मुबारक खिलजी, ये पागल सन की व्यक्ति था। इसमें हाँ, इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। दरबार में कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहन के आ जाता था, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति जो था इसमें और लेडीज वाले गुण अधिक थे। मतलब दोनों गुण थे सर, समलैंगिक और लैंगिक दोनों गुण थे इसके अंदर। लैंगिक और समलैंगिक दोनों गुण थे इसके अंदर, समझ गए। तो दरबार में कभी कभी नग्न होकर दौड़ा करता था। जो बर्नी पढ़ा था, बर्नी इतिहासकार बर्नी ने इसके बारे में लिखा है कि इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ये दरबार में कभी कभी स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाता था, कभी कभी नग्न होकर दौड़ा करता था। मतलब पागल सन की था ये। बाद में इसने जो अपना वजीर बनाया था खुसरो शाह ही क्या करेगा, इसकी हत्या कर देगा। खुसरो शाह इसकी हत्या कर देगा और पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। खुसरो शाह इसकी हत्या करेगा, इसकी हत्या तो वो करेगा जिसके साथ भी मतलब गलत व्यवहार करता है उसके साथ। किसके साथ? खुसरो के साथ था ये, मतलब वो जो एक हसन करके नाम था उसके साथ। अरे खुसरो शाह हत्या करता है इसकी, ठीक है। लिखो जल्दी, पता नहीं कहाँ पढ़ के आए तुम, पता नहीं क्या पढ़ा तुम। देखो इसकी हत्या हुई थी 1320 में। इसका वजीर ये जो खुसरो शाह था, इसे ही तो इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कराया था और अपना वजीर बना दिया था। और इसी ने क्या कर दी, इसकी हत्या कर दी और पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करके और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला मध्यकालीन भारत में ये पहला भारतीय होगा, पहला भारतीय मुस्लिम होगा। अभी तक जितने भी हैं वो सब कहाँ से, तुर्की हैं, अफगानिस्तानी हैं, भारत का कोई नहीं। लेकिन ये व्यक्ति भारतीय ही था। ये गुजरात का एक हिंदू व्यक्ति था जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुआ। तो ये प्रथम भारतीय मुस्लिम होगा। कौन? खुसरो शाह, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। समझ गए? चलो लिखो जल्दी, कहाँ तक लिख लिया बताओ। गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के पश्चात इसने देवगिरी के शासक, गद्दी पर बैठने के पश्चात इसने देवगिरी के शासक हरपाल देव को पराजित किया। हरपाल देव को पराजित किया। देवगिरी के शासक हरपाल देव को पराजित किया। हरपाल देव को पराजित किया। इसके पश्चात इसने गुजरात के एक हिंदू व्यक्ति को, इस्लाम धर्म स्वीकार कराया। गुजरात के एक हिंदू व्यक्ति को इस्लाम धर्म स्वीकार कराया। गुजरात के एक हिंदू व्यक्ति को इस्लाम धर्म स्वीकार कराया। इस्लाम धर्म स्वीकार कराया और उसका नाम खुसरो शाह रखा। खुसरो शाह रखा। और उसका नाम खुसरो शाह रखा। खुसरो शाह रखा, लिख लिया।
इसने 1320 ईस्वी में खुसरो शाह रखा और इसे अपना वजीर नियुक्त किया, ये लिखना है, और इसे अपना वजीर नियुक्त किया, सॉरी लिख दो, और उसका नाम खुसरो शाह रखा व इसे अपना वजीर नियुक्त किया, इसे अपना वजीर नियुक्त किया, इसे अपना वजीर नियुक्त किया, वजीर नियुक्त किया। इसने 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। इसने 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या कर दी, मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। इतिहासकार वर्णी के अनुसार, लिखो, इतिहासकार वर्णी के अनुसार, इतिहासकार वर्णी के अनुसार मुबारक खिलजी को, देखो, इतिहासकार वर्णी के अनुसार मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ये दरबार में कभी कभी महिलाओं के इतिहासकार वर्णी के अनुसार मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। ये दरबार में कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था, दरबार में कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था। वह नग्न होकर दौड़ा करता था, वह नग्न होकर दौड़ा करता था, नग्न होकर दौड़ा करता था। लिख लिया? सही लिख रहे। वह नग्न होकर दौड़ा करता था। ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। जो इसकी हत्या करके खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। इसकी हत्या करके खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और दिल्ली की पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। देख लिया? और दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ये प्रथम भारतीय मुस्लिम था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला ये प्रथम भारतीय मुस्लिम था, प्रथम भारतीय मुस्लिम था, प्रथम भारतीय मुस्लिम था। पेपर है, पेपर छूटेगा तभी आएंगे, अभी रुक जाओ। कब छूटेगा? देखो क्या बजे, कितना बजे छूटे। प्रथम भारतीय मुस्लिम था, लिख लिया? अब देखो, इसका जो वजीर था खुसरो शाह का, खुसरो का भी वजीर था, सेनापति जिसे बोलते हैं, वजीर या सेनापति, वो था गाजी मलिक या तुगलक गाजी। गाजी मलिक या तुगलक गाजी क्या करेगा? वो खुसरो शाह की हत्या कर देगा। अरे यार तुम बहुत लेट हो यार। यार आज लेट हो गया, ठीक है। गाजी मलिक या तुगलक गाजी की हत्या इसका वजीर, वो खुसरो शाह की हत्या कौन करेगा? उसका वजीर गाजी मलिक या तुगलक गाजी कर देगा, ठीक है। और दिल्ली में तुगलक वंश की नींव डाल देगा, ठीक है। अब कौन सा वंश आ जाएगा? तुगलक वंश। यानी कि खुसरो शाह किसकी हत्या करेगा? मुबारक खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या करेगा? अपने चाचा की, ठीक है। तो देखो ये सब कोई अपने चाचा को, कोई अपने वजीर क्या कर रहे हैं, सब वजीर अपने अपने राजाओं की हत्या करके गद्दी पे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो लिखो, खुसरो शाह के वजीर का नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था।
खुसरो शाह, हाँ इसी में लिखना है। खुसरो शाह के बारे में लिखवा रहा हूँ तो और कहीं थोड़ी लिखवाऊंगा। खुसरो शाह के वजीर का नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। 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 इसने 1320 में ही खुसरो शाह की हत्या कर दी। इसने 1320 में ही खुसरो शाह की हत्या कर दी। 1320 में ही खुसरो शाह की हत्या कर दी। खुसरो शाह की हत्या कर दी। डालो हेडिंग तुगलक वंश जल्दी से। तुगलक वंश, तुगलक वंश हेडिंग डाल दो। डाल दिया। और तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहेगा बताओ? 1320 से 1414 तक, सबसे लंबे समय तक 94 वर्ष तक शासन करने वाला वंश कौन सा होगा? तुगलक वंश। तो डालो हेडिंग तुगलक वंश। तुगलक वंश। अरे एक साल के अंदर 1320 में ये सब खत्म हो गया। मुबारक खिलजी, खुसरो शाह सब है नहीं। 1320 में ही देखो, 1320 में ही आ गया तुगलक वंश। 1320 में ही तो अंत हुआ खिलजी वंश का। खिलजी वंश के इस तो शासन काल में था खुसरो शाह। क्यों? अरे 20 मिनट लेट, 15 मिनट लेट हो गया था, लेकिन फिर इधर ये सब सेट करने में टाइम हो गया काफी। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता चलेगा, आधा घंटा अभी पढ़ो तुम। 1320 से 1414 आप देखो समझ लो। चलो पहले समझा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया कौन व्यक्ति था? गाजी मलिक या तुगलक गाजी। कौन था? गाजी मलिक। गाजी मलिक या तुगलक गाजी। तुगलक गाजी। गाजी मलिक या तुगलक गाजी, ये व्यक्ति मैंने तुम्हें बताया था, यही व्यक्ति क्या करेगा? अभी खुसरो शाह की हत्या करके और 1320 ईस्वी में दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना कर देगा। तो तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गाजी मलिक या तुगलक गाजी को। और तुगलक गाजी कौन था? खुसरो शाह का वजीर था, या सूबेदार समझ लो, या सेनापति समझ लो, कुछ भी समझ लो, है नहीं? किसका? खुसरो शाह का सेनापति था या वजीर था, ठीक है। चलो लिखो, बोले देखो। गाजी मलिक या तुगलक गाजी ने, गाजी मलिक या तुगलक गाजी ने, गाजी मलिक या तुगलक गाजी ने 1320 ईस्वी में खुसरो शाह की हत्या करके, खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया और तुगलक वंश की नींव रख दी। और तुगलक वंश की नींव रख दी। तुगलक वंश की नींव रख दी। तुगलक वंश की नींव रख दी। अब देखो ये जो तुगलक वंश के शासक थे, ये कैरोना तुर्क थे। कैसे तुर्क थे? कैरोना। कैरोना याद रखोगा, कोरोना से याद कर लेना। कोरोना से कैरोना याद कर लेना। पेपर में आया तुगलक वंश किस जनजाति से थे? तो कैरोना तुर्क थे। ये कौन थे? कैरोना तुर्क, यानी कि तुर्किस्तान से ही थी ये। कैरोना तुर्क थे। कैरोना तुर्क का मतलब जानते हो क्या होता है? कैरोना तुर्क का मतलब होता है जिसका पिता मुस्लिम हो, पिता मुस्लिम और माता हिंदू हो। पिता मुस्लिम और माता गैर मुस्लिम हो। हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम समझ लो। कोई भी जाति की, किसी भी धर्म की हो सकती है, ठीक है।
पिता मुस्लिम और माता हिंदू, ठीक है। तो ये इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा? कैरोना तुर्क कहलाएगा, ठीक है। चलो लिखो, बोले देखो, तुगलक वंश के शासक कैरोना तुर्क थे। तुगलक वंश के शासक कैरोना तुर्क थे, अर्थात जिसका पिता मुस्लिम और माता हिंदू हो। कैरोना तुर्क थे, तुगलक वंश के शासक कैरोना तुर्क थे, अर्थात जिसका पिता मुस्लिम और माता हिंदू हो उसे कैरोना तुर्क कहा जाता था। जिसका पिता मुस्लिम और माता हिंदू हो उसे कैरोना तुर्क कहा जाता था, उसे कैरोना तुर्क कहा जाता था, उसे कैरोना तुर्क कहा जाता था, ठीक है। चलो डालो हेडिंग, गयासुद्दीन तुगलक। अगला चैप्टर डालो, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और कोई नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक ये गाजी मलिक ही है। कौन है? गाजी मलिक। ये 1320 में गद्दी पर बैठेगा और 1325 तक शासक रहेगा, 1325 तक। गयासुद्दीन तुगलक। सर जी, तो जो तुगलक वंश के जितने भी जो राजा रहे हैं वो सभी क्या नाम कैरोना तुर्क रहे कैरोना हैं। तुर्क कहा जाता है, बिल्कुल ऐसे। इन्होंने सब मतलब गैर मुस्लिमों से शादी करी। गैर मुस्लिम से ही शादी की थी हर राजा ने, ठीक है। जैसे शाहरुख खान। और उनका उत्तराधिकारी हो गया वही जो संतान जो उत्पन्न हुई, संतान उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें कैरोना तुर्क कहा जाता है, सही है। डालो जल्दी, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, 1320 से 1325, 1320 से 1325। तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, देखो इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था, ठीक है। 1320 में गद्दी पर बैठा खुसरो शाह की हत्या करके। इसी ने किसकी स्थापना कर दी? तुगलक वंश की स्थापना कर दी। गद्दी पर बैठने के पश्चात देखो गयासुद्दीन तुगलक क्या करेगा, बात बंद करो, ध्यान दो इधर। गद्दी पर बैठने के पश्चात गयासुद्दीन ही सबसे अधिक बार मंगोलों के आक्रमणों को विफल करेगा। क्यों भाई? ये सबसे अधिक बार मंगोलों के आक्रमणों को विफल करेगा और गाजी की उपाधि धारण करेगा। कौन सी उपाधि धारण करेगा? गाजी की उपाधि धारण करेगा। लिख लो इसका वास्तविक नाम, गयासुद्दीन तुगलक चैप्टर डाल दो और डैश करके लिखना स्टार्ट कर दो। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। हमें एक ही नाम लिखना। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसे ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या बताया? हैं? शुरू में क्या बताया? इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। सर मलिकुल गाजी को। हाँ, मलिकुल गाजी या गाजी मलिक, गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। लिख लिया? इसे ही तुगलक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या हुआ? सर जी, वैसे जो गाजी है, ये गाजी किस क्या थी? इसे ही तुगलक वंश का वास्तविक, गाजी का मतलब नहीं पता था? मतलब जैसे कि सैनिकों की कोई उपाधि होती है, मतलब ये वैसे बात बंद करो। देखो गाजी की उपाधि, ध्यान दो, गाजी किसे कहते हैं? गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा या धर्म रक्षक। धर्म के लिए जो युद्ध लड़ता है वो गाजी कहलाता है, ठीक है, समझ गए? धर्म योद्धा या धर्म रक्षक होता है। धर्म के लिए जो व्यक्ति लड़ाई लड़ता है वो गाजी कहलाता है, ठीक है। कोई सरनेम लगा रहता है? हैं? एक सर जी मेरा दोस्त है गाजी, उसका नाम है राफेल गाजी। हाँ, तो तो वो गाजी कास्ट सरनेम है ना ये, मैं बता दो रहा हूँ। धर्म के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध, जो धार्मिक युद्ध लड़ता है वो गाजी कहलाता है, ठीक है। पहले के शासकीय उपाधियां धारण करते थे, मतलब धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के लिए युद्ध लड़ते थे, ठीक है।
जैसे उन्होंने, अब ये क्या था, ये कुछ नहीं था, ये केवल युद्ध जीतने का एक, भाई धर्म को तुम आगे ले आओ तो धर्म को लाके तुम आगे कठिन से कठिन युद्ध जीत सकते हो। कल की छुट्टी रहेगी, क्योंकि जो पब्लिक होती है, कोई हजरत अली जयंती है, बहुत बढ़िया छुट्टी है। पब्लिक होती है, पब्लिक को धर्म के नाम पे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, समझ गए? बात बंद करो। धर्म के नाम पे उन्हें तुम प्रेरित करके उनसे कोई भी काम करा सकते हो, उनके अंदर आग भर दो धर्म के नाम से, वो लड़ जाएंगे किसी से भी। तो पहले के शासक ऐसा ही करते थे, कहीं भी युद्ध लड़ रहे हैं, अगर वो लग रहा है हम हार रहे हैं, तो वो क्या करते थे, कहते थे हम ये युद्ध धर्म के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम इस्लाम धर्म को फैलाने आए हैं, अगर हम यहाँ से हार के चले गए तो भी मर जाएंगे, और इसलिए तुम डट के लड़ो, जम के लड़ो, अगर जीत गए तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होगा, इससे ईश्वर खुदा प्रसन्न होगा, ठीक है। ऐसे करके आग भर देते थे सैनिकों में, और सैनिक लड़ते थे और युद्ध जीत लेते थे। तभी वही लोग क्या करते थे, गाजी की उपाधि धारण कर लेते थे। जैसे बाबर को राणा सांगा ने लगभग पराजित कर दिया था, क्यों कर दिया था? नहीं कर दिया था खानवा के युद्ध में, लेकिन बाबर ने सोचा यार अगर पराजित हो गया तो भी मारा जाऊंगा, और जीत गया तो राजा बन जाऊंगा, है नहीं? तो उसने रात में सेना को बाहर लाया बुला के, और बोला सब लोग बाहर आ जाओ, सैनिक जितने भी थे। सेना इससे पहले भी कई युद्ध लड़ चुकी थी, 5 युद्ध भारत में लड़ चुकी थी, समझ गए? तो हुआ क्या, पानीपत का युद्ध लड़के आई थी सेना, तभी तो बाबर गद्दी पे बैठा था। राणा सांगा ने बाद में अटैक कर दिया खानवा के युद्ध में। तो बाबर ने क्या किया, बाबर बाहर लेके आया सारे सैनिकों को, उसने प्रेरित किया, उसने कहा जितने भी शराब के घड़े हैं सारे फोड़ दो। शराब पीते थे ये लोग भी, क्योंकि दर्द होता था, जख्म हो जाते थे, तो शराब के नशे में दर्द महसूस नहीं होता है, ठीक है, ठंड नहीं लगती है, सारी समस्याएं दूर हो जाती है, मानसिक तनाव नहीं होता है व्यक्ति को। तो बाबर ने कहा कि जितने भी शराब के घड़े हैं सारे फोड़ दो, और वो उसने सबको इकट्ठा करके और भाषण देना स्टार्ट किया। उसने कहा कि हम यहाँ पर इस्लाम धर्म को फैलाने आए हैं, अगर हम पराजित हो गए तो पराजित होने के बाद भी मारे जाएंगे, और अगर लड़के मरे तब भी मारे जाएंगे, और हो सकता है बाई चांस हम जीत गए तो जीत जाएंगे तो हम राजा बन जाएंगे, तुम्हारी भी मौज हो जाएगी सबकी, नहीं तो मरना तो है ही, या बुजदिल की मौत मर लो या लड़के मर लो। तो ऐसे करके उसने सेना में जोश भर दिया। अब दिन निकला, जैसे युद्ध हुआ तो राणा सांगा को क्या किया बाबर ने, सेना दुगने जोश के साथ लड़ी, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर दिया उसने, समझ गए? नहीं तो राणा सांगा ने पराजित कर दिया था बाबर को, लगभग सेना हार मान चुकी थी, सेना मना कर रही थी कि अब हम नहीं लड़ेंगे, थक चुकी थी, घायल हो चुकी थी। 5 युद्ध लड़के आया था इससे पहले बाबर भारत में, समझ गए? तो ऐसे करके उसने सेना में दुगना जोश भर दिया। उसने कसम खिलवाई कि आज से कसम खाओगे हम शराब नहीं पिएंगे, सबसे हाथ उठवा के, और इसी के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, समझ गए? इसे ही खानवा युद्ध को बाबर ने धार्मिक युद्ध घोषित कर दिया कि धर्म के लिए लड़ो, नहीं तो तुम वैसे भी तो मर रहे हो भाई, राणा सांगा मार देगा सबको, कोई बचेगा नहीं, इसलिए लड़के मरो, हो सकता है जीत जाए। तो ऐसे जोश भर देते थे, ठीक है, सेना में, और सेना लड़ती थी, जीत लेती थी युद्ध, तभी गाजी की उपाधि धारण कर लेते, और कुछ नहीं था, खाली बेवकूफ बनाना था नहीं था? जैसे आजकल इलेक्शन जीते जाते हैं, जैसे आजकल इलेक्शन समझ लो युद्ध है, समझ गए? उसमें भी बेवकूफ बनाया जाता लोगों को धर्म के नाम पर। जनता और जब भी अशिक्षित थी, अब भी अशिक्षित है। हाँ, तो जनता हमेशा देखो, शासक जनता को ठगता ही है, ठीक है? शासक तो चाहता है ये अनपढ़ भेड़ बकरी की तरह हमारे आगे पीछे भागे। पहले भी भाई हम लोग देखो, तुम्हें लगता ऐसा लगता है लोगों की भाई मुस्लिम शासकों ने बहुत सारे कर लगाए, बहुत टैक्स लगाए। भाई कर से ही सरकार चलती है, अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे चलेगी? आज भी तो तुम टैक्स दे रहे नहीं दे रहे बताओ? आज तो तुम ऐसा समझ लो, जो भी चीज तुम्हारे साथ में है तुम्हें दिखाई दे रही है, उस पर तुम टैक्स दिया है नहीं? डायरेक्टली भाई उधर तुगलक वंश में 24 कष्टदायक कर लगाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, समझ? उस समय तो 24 ही देने पड़ते थे, आज तो हम हजारों तरीके कर दे रहे हैं। कोई भी काम हम कर रहे हैं बिना, जिसमें हम पैसा दे रहे हैं तो समझ लो उसमें सरकार हमसे जीएसटी ले रही है, तो ये भी तो हम टैक्स दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे? क्योंकि सरकार टैक्स पे ही चलती है भाई, हर सरकार टैक्स लेगी तभी सरकार चल पाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी तुम प्राचीन इतिहास उठा के देख लो, हर शासक भाई उसकी अपनी जमीन थोड़ी है, उसकी फैक्ट्रियां थोड़ी है, जो अनाज उगा रहा है जनता से ही तो टैक्स लेके करेगा सब कुछ। आज भी तो जनता ही टैक्स दे रही है, जनता के टैक्स से ही ये सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा बताओ? तो वो टैक्स तो देना पड़ता है, सभी को देना पड़ता है। चलो लिखो, बोले
आप करिए। मैंने कहा सर आगे फ्लाइट लेट हो जाएगी यार, तो किसी के गाड़ी निकले से आ जाते हैं। क्या तो बोले कोई बात नहीं, 1 घंटा 15 मिनट दोनों बना लो, 1 घंटा 15 मिनट पहले, 1 घंटा 15 मिनट वीडियो बात करेंगे ना? कर लीजिए। चलो ठीक है, फैमिली करो सर जी वीडियो बंद कर